हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पादप में श्वसन। इससे पहले हम उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब इसमें पढ़ेंगे हम पादपों में श्वसन। हम इस सीरीज के माध्यम से आपको कम टाइम में पूरी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करा देते हैं। आप डिटेल लेक्चर पढ़े होते हैं, आपको क्या होता है कि आप एनसीईआरटी का रिवीजन आपको करना होता है, तो आपके लिए ये सीरीज बेस्ट है। हम इसमें बिना टाइम को वेस्ट किए आपको कम से कम टाइम में पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर करा देते हैं, और जो कठिन वर्ड मिलते हैं इस पर हिंदी के, उन्हें या तो इंग्लिश से या फिर आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। इस प्रकार आपके सारे जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं इस वीडियो को देखने के बाद सारे बन जाते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पादप में श्वसन। पादप में श्वसन, इसमें क्या होता है? जो हमने उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हम भोजन बना रहे थे। अब जो भोजन बन गया है, अब उसको उससे क्या करना है, अब हमको उससे निकालनी है ऊर्जा। तो जो पादपों में श्वसन होती है तो ये क्या करता है, भोजन से ऊर्जा का निर्माण करता है। उच्च पादपों में प्रकाश के संश्लेषण में क्या कर रहे थे, हम भोजन बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो स्टोर भोजन है उससे हम क्या करेंगे, ऊर्जा बनाएंगे। मेन इसमें हमको ऊर्जा बनानी है। तो आप ये ध्यान रखना कि हमें इस चैप्टर में क्या करना है, जो हमारे पास भोजन एकत्रित हुआ है हमारे पास, या बोल सकते हैं पादपों के पास, उससे ऊर्जा हमें बनानी है। मेन चैप्टर ये है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रही है एनसीईआरटी। हम सभी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। पता ही है आपको कि हम सभी जीवित रहने के लिए सांस को निरंतर लेते रहते हैं, लेकिन जीवन के लिए सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है, ये एनसीईआरटी पूछ रही है। जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? क्या सभी जीवधारी, चाहे पादप हो या सूक्ष्म जीव, सांस लेते हैं? यदि ऐसा है तो वो कैसे लेते हैं? सभी जीवधारियों को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन जैसे कार्य करने हेतु, यहाँ तक कि सांस लेने हेतु भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम सांस लेते हैं तब भी हमको क्या जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। यह सभी ऊर्जा कहाँ से आती है? हम जानते हैं कि ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा भोजन से कैसे प्राप्त होती है, यह ऊर्जा कैसे उपयोग में आती है, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रही है। इसी के बारे में आगे बताया एनसीईआरटी ने विस्तार से। क्या सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से समान प्रकार की ऊर्जा मिलती है? क्या पादप भोजन करते हैं? पादप यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, और सूक्ष्म जीव इस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या भोजन करते हैं? आगे एनसीईआरटी ने बोला है, उपयुक्त किए गए अनेक प्रश्नों से आपको आश्चर्य हो रहा होगा। इसमें बहुत अधिक सामंजस्य नहीं है, लेकिन वास्तव में सांस लेने की प्रक्रिया व खाद्य पदार्थों से मुक्त होने वाली ऊर्जा की प्रक्रिया में बहुत अधिक संबद्धता है। संबद्धता का मतलब क्या है? ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे होता है। जीवन विधि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा कुछ वृहद अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए कि जो जीवन अवधि के लिए आवश्यक ऊर्जाएं हो वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, वो कुछ वृहद अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती हैं। जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं खाद्य पदार्थ। केवल हरे पादप व नील हरित जीवाणु होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं जिन्हें, या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया बोला जाता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं। केवल पादप और जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं वही केवल अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, जो हम उच्च पादपों के प्रकाश संश्लेषण में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज व स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हरे पादप में सभी कोशिकाएं ऊतक अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। केवल वो कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वे ही कोशिकाओं में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ये आपको पिछले अध्याय में भी बता चुके थे कि जहाँ जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो ही कोशिकाएं क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। पत्तियों के अलावा और कहाँ कहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है? तनों में भी होता है, और सिंघाड़ा की जड़ों में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हरे पादप के फल होते हैं, हरे फल का मतलब जैसे मिर्च हो गया और कच्चा आम हो गया, यहाँ पर भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ये पिछले अध्याय में आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं। चूंकि हरे पादपों के सभी अंग, ऊतक व कोशिकाएं हरी नहीं होती हैं, इसलिए इनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है।
यहाँ से पूछेगा कथन और कारण में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए कैसे बनेगा। पूछेगा कि जो हरे पादप होते हैं उनको खाद्य पदार्थों की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि उनके सभी जो अंग होते हैं वो हरी या ऊतक कोशिकाएं होती हैं, हरी नहीं होती हैं, इसलिए उनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए खाद्य पदार्थों का आहरित भागों में परिवहन होता है। आहरित भागों का मतलब क्या होगा, जो भाग हरे नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, प्राणी परपोषी होते हैं इसलिए वे अपना भोजन पादपों से परोक्ष रूप से कौन प्राप्त करते हैं, परोक्ष रूप से प्राप्त करते हैं शाकाहारी। परोक्ष का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट। डायरेक्ट कौन प्राप्त करते हैं पादपों से, शाकाहारी जंतु। और अपरोक्ष मतलब इनडायरेक्ट कौन प्राप्त करते हैं भोजन, इनडायरेक्ट प्राप्त करते हैं मांसाहारी जंतु रूप में प्राप्त करते हैं। मृत जीवी जैसे कवक मृत व सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। यह जान लेना अति महत्वपूर्ण है कि जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में कोशिकीय सांस अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थों के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा की क्रियाविधि तथा एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया है, जो आपको शुरुआत में हम बता चुके हैं। आगे एनसीईआरटी बोल रही है, निसंदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। बोल रही है कि बिना किसी संदेह के जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है, यूकैरियोट में। ये भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए कोष्टक में यूकैरियोट लिखा है एनसीईआरटी ने। बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन जल्दी जल्दी ध्यान नहीं देते यूकैरियोट में, क्योंकि आपको पता है क्लोरोप्लास्ट केवल यूकैरियोट में पाया जाता है। प्रोकैरियोट में ये जो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होते हैं इनका अभाव होता है। जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन से कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वह भी केवल यूकैरियोट में। जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन आबंध के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे सांस कहते हैं। सांस को क्या बोला जाता है, सांस को यहाँ पर रिस्पिरेशन बोला जाता है। ब्रीथिंग चीज अलग है और रिस्पिरेशन चीज अलग है। जो अंदर शरीर में होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिस्पिरेशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए कि जिसका ऑक्सीकरण होता है जिस यौगिक का, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है श्वसनीय क्रियाधार। क्या बोलते हैं, श्वसनीय क्रियाधार। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। ये क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया में जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उन्हें ही श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गया, इत्यादि को क्या बोला जाता है, श्वसनीय क्रियाधार बोला जाता है। प्रायः कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा तथा यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल भी श्वसनीय क्रियाधार के रूप में उपयोग में आ सकते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं श्वसनीय क्रियाधार के रूप में। मुख्यतः तो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, एनसीईआरटी ने क्या बोला है, कुछ पादपों में कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकता है, और यहाँ तक कि बोल रही है जो ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, वो भी श्वसनीय क्रियाधार के रूप में कार्य कर सकते हैं। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनीय क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका में एक साथ मुक्त नहीं होती है। यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं के रूप में मुक्त होती है, जो रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सांस में ऑक्सीकरण द्वारा निकलने वाली ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती है, यह संभवतः नहीं भी हो सकती है, किंतु यह एटीपी के संश्लेषण में उपयोग में आती है तथा इस ऊर्जा को जब भी जहाँ तहाँ भी आवश्यकता होती है यह टूट जाती है। इस कारण से एटीपी कोशिका के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है। एटीपी क्या करता है, ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है, यह याद रखिएगा। पूछेगा ऊर्जा मुद्रा की तरह कौन कार्य करता है, ऊर्जा मुद्रा की तरह अपनी एटीपी काम करती है। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यकता प्रक्रियाओं में उपयोग में आती है। सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिकाओं में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में काम करते हैं। और आपको एक यहाँ पर एक क्वेश्चन का कमेंट कर में जवाब बताना है कि एटीपी को तो ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं, लेकिन इस मतलब ये बनती कहाँ पर है, एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ पर होता है।
कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी ने क्या बोला है, क्या पादप सांस लेते हैं। ये क्वेश्चन कर रही है एनसीईआरटी कि क्या पादप सांस लेते हैं। हमारी तरह से तो पादप सांस नहीं लेते, जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं उस प्रकार से पादप सांस नहीं लेते हैं, लेकिन पादप क्या करते हैं, पादप रिस्पिरेशन करते हैं। आगे एनसीईआरटी इसके बारे में बोल रही है, इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है। क्या बोल रही है, इसका कोई डायरेक्ट उत्तर नहीं है। एनसीईआरटी ने कहा है कि इसका कोई डायरेक्ट उत्तर नहीं है। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ कि ये सांस लेते हैं पौधे डायरेक्ट हमारी तरीके, जैसे हम बाहर की वायु को अंदर, वायुमंडलीय वायु को अंदर लेते हैं, इस प्रकार से पादप डायरेक्ट तो नहीं लेते हैं, लेकिन अपरोक्ष रूप से वो श्वसन करते हैं। कैसे करते हैं, आगे बोल रही है एनसीईआरटी, पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मुक्त करते हैं। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था होती है जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते। मतलब जैसे हमारे शरीर में फेफड़े होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, श्वास नली होती हैं, इस प्रकार जो पादप होते हैं उनमें ये सब अंगों का अभाव होता है, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु क्या पाए जाते हैं, रंध्र तथा वातरंध्र मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रंध्र और वातरंध्र क्या करते हैं, ये पूछेगा। पौधे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह है कि पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण यह है कि पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं है। क्यों मांग नहीं है, क्योंकि जो सभी अंग होते हैं वो अपनी आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। पादप के विभिन्न भागों में मूल, तना व पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही धीमी दर से होता है। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतः इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकता का ध्यान रखती है। जब कोशिका श्वसन करती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती। एनसीईआरटी बोल रही है कि जब कोई कोशिका श्वसन करती है तो उसको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होती है उसी का वो यूज कर लेते हैं। तृतीय कारण यह है कि बड़े स्थूल पादपों में गैसें अधिक दूरी तक विसरित नहीं होती हैं। पादप में प्रत्येक सजीव कोशिका पादप की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती है। यह पत्ती के लिए सत्य कथन है। यह कथन जो बोला गया है किसके लिए बोला गया है, पत्ती के लिए बोला गया है। ध्यान रखिएगा कि पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिकाएं पादपों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती हैं। किसके लिए बोला गया है, पत्ती के लिए बोला गया है। ये आप यह पूछ सकते हैं कि मोटी काष्ठीय तनों और मूल के लिए क्या होता है। तना में सजीव कोशिकाएं छाल व छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित होती हैं। इनमें भी छिद्र होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं वातरंध्र। जो तनों में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें वातरंध्र बोलते हैं। भीतर की कोशिकाएं मृत होती हैं तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। जो तने के अंदर का भाग होता है वो उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं, और उनका काम क्या होता है, यांत्रिक सहायता देना। अतः पादपों की अधिकांश कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में होती है। यह पैरेन्काइमी कोशिकाओं के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जो कि वायु रिक्तिकाओं के आपस में जुड़े हुए जाल रूपी रचना के कारण संभव है। ग्लूकोज के नियंत्रित संपूर्ण ऑक्सीकरण दहन में अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे बोलते हैं तथा जल का फार्मूला क्या होता है, H2O के साथ ऊर्जा निकलती है, जिसका सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकल जाता है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए। यह दिया गया है इसका समीकरण। ये समीकरण याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। ये ग्लूकोज का एक अणु का क्या कराया गया, O2 के साथ कराया गया, तो क्या क्या बनता है, 6 CO2 बनते हैं और 6 H2O बनते हैं, प्लस ये ऊर्जा बनती है। ये याद रखिएगा, कभी कभी ये ऊर्जा नहीं देता, पूरा समीकरण लिख देता है और सबसे पहला ऑप्शन यही देता है जिसमें ऊर्जा को हटा देगा, लेकिन और सब दे देगा। तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से उसी को टिक कर देते हैं और लास्ट नीचे वाले ऑप्शनों में क्या दिया होगा, प्लस ऊर्जा भी दी होगी। तो जिसमें प्लस ऊर्जा करके लिखा हो वही सही है। याद रखिएगा, यहाँ पर गलती हो जाती है बच्चों से, इसलिए आपको बता दिया।
इसके बाद क्या बोल रही है एनसीईआरटी, पादप कोशिकाएं इस तरह से भोजन बनाती हैं कि ग्लूकोज अणु के अपचयन से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त ऊष्मा के रूप में न निकल पाए। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में न होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है। जो अपना ग्लूकोज होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना था, वो एक बार में ही नहीं ब्रेक डाउन होता, बल्कि छोटे छोटे अनेक स्टेपों में उसका ऑक्सीकरण होता है, जिनमें कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि इनसे निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा एटीपी के संश्लेषण में उपयोग में आ जाती है। यह कैसे होता है? वास्तव में यही सांस का इतिहास है। सांस का मतलब यहाँ क्या है? रिस्पिरेशन से है, याद ध्यान दीजिएगा। सांस की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिस्पिरेशन के दौरान क्या क्या होता है? रिस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा निकलते हैं, जो ऊपर समीकरण में हम देख चुके हैं। दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकती हैं। क्या आप ऐसी परिस्थितियों के बारे में और जीवों के बारे में सोच सकते हैं? आपको एक कमेंट करके बताना, ऐसी कौन सी कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है। आप इसको पढ़ चुके हैं, आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है, विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि प्रथम कोशिका इस ग्रह में ऐसे वातावरण में मिली थी जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। आज भी उपलब्ध सजीवों में हम जानते हैं कि कुछ अनाक्सी का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन रहित, जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, वातावरण है तो अपने को अनुकूलित कर चुके हैं। इनमें से कुछ विकल्पी अनाक्सी हैं, जबकि कुछ के लिए अनाक्सी स्थिति की आवश्यकता अविकल्पी होती है। विकल्पी का मतलब क्या है? यहाँ पर जो विकल्प के रूप में ऑक्सीजन में भी रह सकते हैं और अनाक्सी वातावरण में भी रह सकते हैं। और अविकल्पी के रूप में क्या है कि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, केवल वो अनाक्सी स्थिति में ही रहेंगे। हर स्थिति में सभी जीवों में एंजाइम तंत्र होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि हर स्थिति में सभी जीवों में क्या पाया जाता है? एंजाइम तंत्र पाया जाता है। ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करता है। इस प्रकार ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक रूप से, ये ऊपर लिखा गया है, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ग्लूकोज जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? ग्लूकोज का क्या होता है? आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी? आगे एनसीईआरटी ने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ाया है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ग्लाइकोस और दूसरा है लाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में दो शब्द हैं, ग्लाइकोस और लाइसिस। ग्लाइकोस का क्या मतलब होता है? ग्लाइकोस का मतलब होता है शर्करा, और वहीं पर लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है टूटना। मतलब जब कोई शर्करा टूटती है तो उसी को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। और इसके बारे में बता दें, इसकी खोज किसने की थी? एम्बेडेन, मेयरहॉफ तथा पार्नस, ये तीन वैज्ञानिक थे। इसकी खोज इन्होंने की थी, तो इस कारण से इसे क्या बोलते हैं? ईएमपी पथ बोल देते हैं। आगे एनसीईआरटी ने इसके बारे में पढ़ाया है, पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ग्लाइकोस अर्थात शर्करा एवं लाइसिस अर्थात टूटना से हुआ है। देखो एनसीईआरटी ने बोला है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये भी याद रखिएगा। कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा। कहीं कहीं पर लैटिन भाषा का शब्द यूज होता है, कहीं कहीं पर ग्रीक। तो ग्रीक का ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं लैटिन यूज होता है, कहीं कहीं ग्रीक। तो ग्रीक यहाँ पर दिया गया है तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दे देगा लैटिन भाषा का शब्द है, तो लैटिन का नहीं है, ग्रीक भाषा का शब्द है। किससे बना है? ग्लाइकोस। ग्लाइकोस का मतलब क्या होता है? शर्करा। और दूसरा होता है लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना से हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दिया था? ये देखिए लिखा गया है, गुस्ताव एम्बेडेन, ऑटो मेयरहॉफ तथा पार्नास। इन्हें संक्षेप में क्या बोलते थे? हैं ईएमपी। इनके पहले पहले अक्षर ले लेते हैं सभी।
इम्बेडन का ई ले लेते हैं, मेयर का एम ले लेते हैं, और जो पार्नस का होता है उसको पी ले लेते हैं उससे। तो इस प्रकार इसको कौन सा पथ बोल देते हैं? ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पथ बोल देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम ईएमपी पथ है, याद रखिएगा, तथा इसे सामान्यतः ईएमपी पाथ कहते हैं। अनाक्सी जीवों में सांस की केवल यही प्रक्रिया है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये अनाक्सी और ऑक्सी दोनों में एक कॉमन पथ होता है। मतलब ये चाहे वो ऑक्सीजन यूज कर रहा हो वो जीव सांस में, या फिर ऑक्सीजन यूज ना कर रहा हो, दोनों में ये प्रक्रिया जरूर होगी। ग्लाइकोलाइसिस मतलब उसके अंदर होगा ही, ये बोल रही है एनसीईआरटी। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में संपन्न होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में होता है। साइटोप्लाज्म इंग्लिश में इसे बोलते हैं, में संपन्न होता है, और यह सभी सजीवों में मिलता है। मतलब जो सजीव हैं सभी में ये ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए एनसीईआरटी ने बोला भी है कि यह सभी सजीवों में मिलता है, चाहे वो अनाक्सी श्वसन करते हो चाहे ऑक्सी श्वसन करते हो, ग्लाइकोलाइसिस सभी में होगा। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में बदल जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा शब्द? आंशिक ऑक्सीकरण। बच्चे ये आंशिक ऑक्सीकरण भूल जाते हैं और गलत कर देते हैं क्वेश्चन। ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और पायरुविक अम्ल के 2 अणु में बदल जाता है। तो पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। तो इस प्रकार एक पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन की संख्या होती है? 3 कार्बन की संख्या होती है, याद रखिएगा। पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है। पादपों में सुक्रोज के रूप में एकत्रित होती है। तो जो सुक्रोज होता है उसमें क्या होता है? सुक्रोज में इन्वर्टेज नामक एंजाइम जब क्रिया करता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनते हैं, जो आगे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में चले जाते हैं। आगे क्या बोल रही है? पादपों में यह ग्लूकोज सुक्रोज से प्राप्त होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषित कार्बन अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद है। याद ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण कार्बन अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अंतिम उत्पाद होता है सुक्रोज। यह संचयित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। सुक्रोज इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से, देखिए एनसीईआरटी ने बोला भी है कि जो सुक्रोज होता है कौन से एंजाइम द्वारा? इन्वर्टेज नामक एंजाइम की सहायता से एक अणु तो ग्लूकोज का बनाता है और दूसरा अणु फ्रक्टोज का बनाता है, में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड सरलता से ग्लाइकोलाइसिस चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा फास्फोरीकृत होकर ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। ये अभी चार्ट देखेंगे, पहले एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको चार्ट में आसानी से समझा देंगे। ग्लूकोज का फास्फोरीकृत रूप समावयवीकरण द्वारा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के उपापचय के बाद के क्रम एक समान होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न चरण चित्र 12.1 में दर्शाए गए हैं। चित्र को अभी आसानी से देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको याद करने में। ग्लाइकोलाइसिस में 10 श्रृंखलाबद्ध अभिक्रियाओं में विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण होता है। कितने स्टेप होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में? 10 स्टेप होते हैं, जो विभिन्न एंजाइमों द्वारा संपन्न होते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न चरणों के अध्ययन के दौरान उन चरणों पर ध्यान दें जिनमें एटीपी का उपयोग अथवा संश्लेषण हुआ है। यहीं से क्वेश्चन नीट में अधिकतर आते हैं। जिन जिन स्टेपों में एटीपी का यूज होता है और जहाँ जहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है वहीं से अक्सर पूछ लेता है। आपको 10 स्टेप ना याद हो रहे हो तो सिर्फ ये स्टेप याद कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ पर एटीपी यानी DH2 का निर्माण होता है या फिर जहाँ पर एटीपी यूज होती है, केवल वो स्टेप याद कर लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन ही बनता है। आगे बताएंगे अभी इसी में। आगे क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। पहला कहाँ कहाँ पर होता है? जब पहला चरण जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित होता है। दूसरा चरण में जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में परिवर्तन होता है, जब एटीपी का यूज होता है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट टूटकर डाईहाइड्रोक्सो एसीटोन फास्फेट बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं? DHAP, इसी को बोल देते हैं DHAP, डाई हाइड्रोक्सो एसीटोन फास्फेट, इसी को बोला जाता है। तथा
दूसरा कौन सा अणु बनता है? 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जिसे क्या बोल देते हैं? PgAl, जिसे सामान्यतः पागल बोला जाता है। आप इसे पागल के रूप में याद करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसका नाम भी याद रखिएगा, नाम भी पूछ लेता है, बनता है। जब 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड PgAl का एक 3 बिस फास्फेट BPA में परिवर्तित होता है तो NAD+ से NADH+ का निर्माण होता है। PgAl के दो समान रेडॉक्स 2 हाइड्रोजन अणु पृथक होकर NAD के एक अणु की ओर स्थानांतरित होता है। PgAl ऑक्सीकृत होकर अकार्बनिक फास्फेट से मिलकर BPGA के में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? बिस PGA। BPGA का मतलब क्या होता है? बिस PGA। 1,3 बिस PGA बनाता है। बिस PGA का 3 फास्फोग्लिसरैलिक अम्ल में परिवर्तन ऊर्जा उत्पाद करने वाली प्रक्रिया है। इस ऊर्जा का उपयोग ATP निर्माण में होता है। PEP को क्या बोलते हैं? फास्फोइनोल पाइरुवेट। याद रखिएगा, PEP का नाम क्या है? फास्फोइनोल पाइरुवेट का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन के दौरान भी ATP का निर्माण होता है। क्या तुम यह गणना कर सकते हो कि एक अणु से कितने ATP के अणुओं का प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण होता है? अभी आपको ये बताएंगे। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है। पायरुवेट का उपापचयी भविष्य क्या है? यह कोशिकीय आवश्यकता पर निर्भर करता है। यह 3 प्रमुख तरीके हैं। अब इसको चार्ट को देख लेते हैं, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। पहले ये चार्ट देख लेते हैं क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर खत्म हो चुका है। ये देखिए, ये चार्ट दिया गया है, किसका है? ग्लाइकोलाइसिस का है। टोटल कितने स्टेप हैं? टोटल हैं 10 स्टेप। सबसे पहला क्या है? देखिए, आपको स्टेप भी बताते जाते हैं। सबसे पहला देखिए, ये ग्लूकोज बना था जो, उसको क्या होता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है तो क्या होता है? एक ATP का यूज होता है। ATP से क्या बनता है? ADP बनता है। ये पहला स्टेप हो गया। याद रखिएगा, कौन सा स्टेप हो गया? पहला स्टेप हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है ग्लूकोज 6 फास्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ये क्या होता है? ये दोनों आपस में आइसोमर होते हैं। आगे बताया गया था, अभी पढ़ा है, जो आइसोमर होते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है? ये याद रखिए, कौन सा स्टेप हो गया? दूसरा। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट से क्या बनता है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनता है। जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनता है तब एक ATP का और यूज होता है। इस प्रकार कितने अब तक यूज हो गए ATP? टोटल 2 ATP यूज हो गए। 2 ही यूज होते हैं। याद रखिएगा, कितने ATP यूज होते हैं? 2 ATP यूज होते हैं। इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से क्या बनता है? ट्रायोज फास्फेट बनता है। ट्रायोज फास्फेट में क्या क्या होता है? ट्रायोज फास्फेट में पहला बनता है पागल, दूसरा बनता है क्या? दूसरा बनता है DHAP। इसी को क्या बोलते हैं? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बोला जाता है। ये दोनों कितने कितने कार्बन के होते हैं? 3-3 कार्बन के। ग्लूकोज कितने कार्बन का था? 6 कार्बन का। 6 कार्बन टूट के कितने कार्बन हो गए? 3 + 3 6 कार्बन। ये आपस में दोनों चेंज होते रहते हैं। इसके बाद क्या बनता है? पागल से बनता है 1,3 बिस PGA। ट्रायोज बिस फास्फेट बनता है। इसी को क्या बोल देते हैं? 1,3 बिस PGA बोल देते हैं। जब ये क्या होता है? पागल से 1,3 बिस PGA बन रहा होता है तो क्या होता है? एक NAD+ से क्या बनता है? NADH+H+ बनता है। इसके बाद क्या होता है? ये कौन सा स्टेप हो गया? ये याद रखिएगा, ये स्टेप हो गया 6 नंबर का स्टेप। 5वें नंबर का स्टेप कौन सा है? 5वें नंबर का स्टेप ये है। 6 स्टेप हो गए। 7वें स्टेप में क्या होता है? 1,3 बिस PGA से क्या बनता है? 3 PGA बनता है। जब 1,3 बिस PGA से 3 PGA बन रहा होता है तो क्या होता है? 2 ATP का निर्माण होता है। ADP से क्या, कितने ATP का निर्माण होता है? 2 ATP का निर्माण होता है। याद रखिएगा, या कहाँ कहाँ पर ATP का निर्माण होता है? पहला ये ATP का निर्माण हो रहा है, आगे एक जगह और होगा। इसके बाद जब 3 PGA से बनता है 2 PGA, 3 PGA से क्या बनता है? 2 PGA। ये 2 PGA बन रहा है तो यहाँ पर H2O का यूज होता है। इसके बाद आता है 2 PGA से क्या बनता है? PEP, फास्फोइनोल पाइरुवेट। नीचे बताया गया था, फास्फोइनोल पाइरुवेट से जब पायरुविक अम्ल बनता है, क्या बनता है? पायरुविक अम्ल, तब भी क्या होता है? 2 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार एक ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है?
टोटल तो कितनी 4 एटीपी का निर्माण हो रहा है, यूज कितनी हो गई 2 एटीपी यूज हो गई। आपसे पूछेगा कि शुद्ध लाभ कितना होता है ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध लाभ होता है 2 एटीपी का। कितना होता है 2 एटीपी का, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। ये स्टेप याद रखिएगा, पहला स्टेप ये इंपॉर्टेंट है और बाकी याद करिए या ना करिए। दूसरा स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ पर कुछ निर्माण हो रहा है या यूज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट वाला ये। अब एक और इससे सवाल पूछता है, क्या सवाल पूछता है इसमें, पूछेगा पहला तो एटीपी का खर्चा कौन कौन से स्टेप में हो रहा है, पहले और तीसरे में हो गया, पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसके बाद क्या पूछता है कि जो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन कहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है डिहाइड्रेशन। 6 नंबर पोजीशन में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, NaDH2 का निर्माण भी हो रहा है, तो पूछेगा NaDH2 का निर्माण कहाँ होता है, NaDH2 का निर्माण भी 6 नंबर पर होता है। इसके बाद अनुत्क्रमणीय पद पूछेगा। अनुत्क्रमणीय पद कौन कौन से होते हैं, 1, 3 और 10, पहला तीसरा और 10वां, ये याद लिख लीजिए, पहला तीसरा और 10वां जो पद होते हैं वो अनुत्क्रमणीय स्टेप होते हैं, मतलब वो रिवर्सिबल नहीं हो सकते, उल्टा नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का यूज नहीं, कहीं पर यूज नहीं है। आप देखिए कि ग्लाइकोलाइसिस में अभी तक हमने कहीं पर यूज नहीं किया, ना ही कहीं पर ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस में ना तो ऑक्सीजन यूज होती है, ना ही O2 का निर्माण होता है, और इस चरण में ना तो CO2 निकल रही है, ना ही कहीं पर CO2 का यूज हो रहा है। इस प्रकार याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं NCERT, कहाँ तक पढ़ चुके थे। ये यहाँ से पढ़ रहे हैं, पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पायरुविक अम्ल क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद होता है। कितने कार्बन का होता है ये भी पूछेगा, 3 कार्बन का होता है। पायरुवेट का उपापचयी भविष्य क्या है, यह कोशिकीय आवश्यकता पर निर्भर करता है। यह 3 प्रमुख तरीके से होता है, जिनमें विभिन्न कोशिकाएं ग्लाइकोलाइसिस द्वारा उत्पन्न पायरुविक अम्ल का उपयोग करती हैं। यह लैक्टिक अम्ल किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन और ऑक्सीसांस है। जो पायरुविक अम्ल बना, अब ये 3 चीज़ों में बना सकता है, या तो किस में जा सकता है, लैक्टिक अम्ल का किण्वन करेगा, या फिर एल्कोहलिक किण्वन करेगा, और यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या करेगा, ये आगे जाएगा ऑक्सीसांस में जाएगा। यदि ऑक्सीजन उपलब्ध है तो ये लगातार कौन कौन सी प्रक्रियाएं करेगा, लिंक रिएक्शन करेगा, क्रेब्स चक्र करेगा, और ETS में जाकर पूरी जो NADP है और FADH2 है उनसे क्या बनाएगा, ATP का निर्माण करेगा। अधिकांश प्रोकैरियोट तथा एक कोशिका यूकैरियोट में किण्वन अनाक्षी परिस्थितियों में होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कब जल और कब बनते हैं, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। जीवधारियों में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है, जिसे ऑक्सीश्वसन या सांस कहते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब आगे NCERT ने बोला है किण्वन के बारे में। किण्वन के बारे में क्या बोल रहे हैं NCERT, किण्वन में ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का अनाक्षी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यदि जो पायरुविक अम्ल है उसको यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो किण्वन करने लगता है। इसमें पहला किण्वन दिखाया गया ईस्ट के द्वारा। ईस्ट क्या करता है, ग्लूकोज का अनाक्षी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण करता है। यह भी ध्यान दीजिएगा, अपूर्ण लिखा है, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं करता, अपूर्ण ऑक्सीकरण करता है, जिसमें अभिक्रियाओं के विभिन्न चरणों द्वारा पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथेनॉल में परिवर्तन हो जाता है। एंजाइम पायरुविक अम्ल डीकार्बोक्सिलेज एवं एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। दूसरे जीव जैसे कुछ बैक्टीरिया पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। चित्र 12.2 यह भी दिया गया है, चित्र में अभी देखेंगे। दर्शाए गए प्राणी की मांसपेशियों की कोशिकाओं में भी शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिका सांस के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, तब पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप ज़्यादा व्यायाम या फिर ज़्यादा दौड़ लेते हैं तो आपके जो मांसपेशियां होती हैं वो दर्द करने लगती हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है?
ये इसलिए होता है कि वहाँ पर जब हम ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होता है, पायरुविक अम्ल जो होता है वो किण्वन करने लगता है और क्या बना लेता है, लैक्टिक अम्ल बना लेता है। लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण ही हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हमें दर्द का अनुभव होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अपचयी कारक NADH+H+ होता है, जो पुनः दोनों प्रक्रियाओं में NAD+ में ऑक्सीकृत हो जाता है। दोनों लैक्टिक अम्ल तथा एल्कोहल किण्वन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। ग्लूकोज से 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है। किण्वन में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, केवल 7% ऊर्जा ही मुक्त होती है, बाकी सब क्या होती है, बाकी सब वेस्ट हो जाती है। याद रखिएगा, कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ओनली 7% ऊर्जा। 7% बोल सकते हैं या फिर 7% से कम बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट भी कर लीजिए अपने एनसीईआरटी में। 7% तक हो सकती है, 7% से ज़्यादा नहीं हो सकती, 7% से कम हो सकती है। और इसकी संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग उच्च ऊर्जा बंध बनाने वाले एटीपी के निर्माण में नहीं होता है। अम्ल व एल्कोहल बनने वाली उत्पाद की प्रक्रिया खतरनाक होती है। ग्लूकोज के एक अणु से किण्वन के बाद एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनने की दौरान कितने शुद्ध एटीपी का संश्लेषण होता है, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उपयोग में आने वाली एटीपी की संख्या घटाकर गणना करें। कितने एटीपी का संश्लेषण होता है, आपको जो बता चुके ऊपर कि शुद्ध लाभ में 2 एटीपी का निर्माण हो रहा था। जब एल्कोहल की मात्रा 13% से अधिक हो जाती है तो ईस्ट के लिए यह विषाक्त व मृत्यु का कारण बन जाती है। जब जो शोरबा होता है वो 13% से अधिक एल्कोहलिक हो जाता है तो क्या होता है, ईस्ट के लिए वो जहर का काम करता है और ईस्ट मर जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा नीट में, क्या पूछेगा कि प्राकृतिक तौर पर किसी भी एल्कोहलिक उत्पाद में एल्कोहल की अधिकतम कितनी मात्रा हो सकती है, तो कितनी मात्रा हो सकती है, 13% हो सकती है। प्राकृतिक याद रखिएगा, वैसे तो हम कृत्रिम रूप से ज़्यादा एल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक तौर पर ओनली कितनी बना सकते हैं, 13% बना सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया है, प्राकृतिक ध्यान रखिएगा। तो ईस्ट के लिए विषाक्त या मृत्यु का कारण बनती है। प्राकृतिक किण्वन पेय में एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होगी, इसका आंसर अभी आपको बता चुके कि कितनी होगी, 13% होगी प्राकृतिक। ये प्राकृतिक शब्द याद रखिएगा क्योंकि वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगर वो पूछ लेगा कृत्रिम, कृत्रिम में तो हम कितना भी बना सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक तौर पर सिर्फ 13% से ज़्यादा एल्कोहल पेय पदार्थ नहीं बना सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि मादक पेय में एल्कोहल की मात्रा इसमें स्थित एल्कोहल की सांद्रता से अधिक कैसे प्राप्त की जा सकती है? वह क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? अब इसके पहले क्या देख लेते हैं, ये इनके ग्राफ देख लेते हैं दोनों के, इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या बना रहा है, ये पूरी प्रक्रिया क्या हो गई, ये पूरी प्रक्रिया पायरुविक अम्ल बनने तक की क्या हो गई, ये ग्लाइकोलाइसिस के चरण हो गए जो ऊपर पढ़ चुके हैं। तब पायरुविक अम्ल यहाँ पर बन गया। तो इसमें क्या होता है, जब पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल बनता है उसके बाद इधर क्या बनता है, पायरुविक अम्ल से बन जाता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है कि एथेनॉल जब बनेगा तब CO2 बनती है और लैक्टिक अम्ल में CO2 का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं, यह दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी, वह क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस दौरान मुक्त ऊर्जा कोशिकीय उपापचय की आवश्यकता के अनुसार बहुत से एटीपी अणुओं का संश्लेषण करती है। यूकैरियोट में ये सभी चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यूकैरियोट में ये चरण कहाँ पर संपन्न होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं, जिसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीसांस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। हाईलाइट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीसांस क्या होती है। ऑक्सीसांस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब यहाँ पर आंशिक नहीं लिखा गया, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जब पूर्ण ऑक्सीकरण होगा उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीसांस या ऑक्सीडेटिव रिस्पिरेशन बोलते हैं, तथा जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार का सांस सामान्यतः उच्च जीवों में मिलता है।
हम इन प्रक्रियाओं को अगले खंड में पढ़ेंगे। ऑक्सीश्वसन, सांस जिसे बोलते हैं, हमें एनसीईआरटी उसके बारे में पढ़ा रही है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पाइरूवेट कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। ऑक्सीश्वसन की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहली कौन सी है? पहली है पाइरूवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, जिनसे क्या बनता है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप एटीपी का संश्लेषण होता है। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी पहली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री, आधात्री का मतलब क्या है? मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। ये किसके लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है लिंक रिएक्शन के बारे में। लिंक रिएक्शन कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। जबकि द्वितीय प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। ये किसके बारे में बोल रहा है? ये बोल रहा है ईटीएस के बारे में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है। और क्रेब्स चक्र और जो अपनी लिंक रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। कोशिका द्रव में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलिटिक अपचय द्वारा बनने वाले पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में प्रवेश करता है, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण की कॉम्प्लेक्स समूह क्रिया द्वारा पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज अपक्रिया में कई एंजाइम भाग लेते हैं, जैसे NAD+ तथा कोएंजाइम ए। ये एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है? पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रेब्स साइकिल में इसका लिंक रिएक्शन में यूज होता है। क्रेब्स साइकिल में नहीं, बल्कि कौन सी रिएक्शन में? लिंक रिएक्शन में एंजाइम में यूज होता है। इस एंजाइम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? PDC। आपने पढ़ा होगा, सर ने या फिर आपको पढ़ाया होगा, आपने डिटेल लेक्चर पढ़ा होगा, तो इसी को PDC बोलते हैं। इसके टोटल कितने सहकारक होते हैं? टोटल 5 सहकारक होते हैं, 5 कोफैक्टर होते हैं। आपने पढ़ा होगा। पहला देखिए, इसमें 2 दिया गया है, NAD+ तथा कोएंजाइम ए। एनसीईआरटी में ये 2 दिए गए हैं, लेकिन 3 और होते हैं। उनमें से कौन कौन से होते हैं अभी बता रहे हैं आपको, इनको हाईलाइट कर लीजिए। कौन कौन है? NAD+ तथा कोएंजाइम ए। इसके बाद मैग्नीशियम आयन होता है, वो भी क्या होता है? कोफैक्टर के रूप में काम करता है। इसके बाद लिपोइक अम्ल होता है, La। लिपोइक अम्ल भी क्या होता है? कोफैक्टर के रूप में काम करता है। इसके बाद होता है TTP। TTP का मतलब वो आतंकवादी समूह नहीं है। यहाँ पर TTP का क्या मतलब है? TTP का मतलब है थियामीन पायरोफॉस्फेट, उसे बोलते हैं। ये भी किसका सहकारक होता है? किसका कोफैक्टर होता है? पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज का कोफैक्टर होता है। आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं। पहला हो गया NAD+ कोएंजाइम ए, तीसरा हो गया मैग्नीशियम आयन, चौथा हो गया लिपोइक अम्ल, और पांचवा कौन हो गया? TPP, जिसे थियामीन पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। ये देखिए, ये रिएक्शन दी है। ये रिएक्शन किसकी है? ये इसी को क्या बोलते हैं? ये लिंक रिएक्शन इसे बोलते हैं। आप डिटेल लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा होगा। लिंक रिएक्शन अलग से सर ने हेडिंग डालकर पढ़ाई होगी, अगर आपने डिटेल लेक्चर जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से देखा हो। ये ग्लाइकोलाइसिस का उत्पाद है, क्या है? पाइरूविक अम्ल है। ग्लाइकोलाइसिस का उत्पाद क्या है? पाइरूविक अम्ल है। पाइरूविक अम्ल में जो कोएंजाइम ए होता है और NAD+ बन के, ये देखिए मैग्नीशियम आयन और ये पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज क्रिया करके क्या बनाते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। CO2 बनाते हैं, प्लस क्या बनाते हैं? NADH बनाते हैं। ये किसके द्वारा बनाते हैं? एक पाइरूविक अम्ल से ये बनता है। अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या पूछा जाएगा? बोलेगा एक लिंक रिएक्शन में क्या क्या होता है? एक लिंक रिएक्शन में एक पाइरूविक एसिड से क्या बनता है? एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, एक NADH2 बनता है, प्लस एक CO2 मुक्त होती है। लेकिन एक ग्लूकोज में कितने पाइरूविक अम्ल बनते हैं? 2। तो इस प्रकार 2 लिंक रिएक्शन चलेगी। तो दोनों का अलग अलग याद रखिएगा। जब 2 लिंक रिएक्शन चलेगी या फिर एक ग्लूकोज से पूछे तो क्या होगा? 2 लिंक रिएक्शन चलेगी, 2 पाइरूविक एसिड बनेंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, 2 NADH2 बनेंगे और 2 CO2 का निर्माण होगा। इस प्रकार ये ध्यान दीजिएगा। इस प्रक्रिया के दौरान पाइरूविक अम्ल के 2 अणुओं का उपापचय से NADH के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के
से निर्मित होते हैं। ये देखिए ये तो पूछा गया पायरुविक अम्ल के बारे में दिया गया है, लेकिन आगे पूछ रही है एनसीईआरटी कि ग्लूकोज से कितना निर्माण होता है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। ध्यान दीजिएगा दोनों का अलग अलग क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये देखिएगा। एसिटाइल कोएंजाइम में चक्रीय पथ ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र में प्रवेश करता है। जब ये एसिटाइल कोएंजाइम लिंक रिएक्शन पूर्ण हो जाती है तो अब आता है क्रेब्स चक्र। इसी को क्या बोलते हैं? TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रेब्स चक्र को किस किस नाम से जाना जाता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, TCA चक्र बोलते हैं, जिसे साधारणतः क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक हैंस क्रेब की खोज के कारण क्रेब्स चक्र बोला जाता है। या इसी का एक और नाम होता है सिट्रिक एसिड साइकिल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल? क्योंकि पहला स्थायी उत्पाद सिट्रिक एसिड बनता है जो 6 कार्बन का होता है, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं। ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र TCA जो चक्र होता है, TCA चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह के ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल OOA तथा जल के साथ संघनन से होता है। TCA का शुरुआत कहाँ पर होती है? जब एसिटाइल कोएंजाइम है जो ऊपर हमने बनाया लिंक रिएक्शन के दौरान, उसकी जब क्रिया कराते हैं किससे? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, OAA से कराते हैं तथा जल के साथ संघनन करते हैं और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। अब इसको इसमें देखेंगे, पहले एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। यह अभिक्रिया सिट्रेज सिंथेज एंजाइम द्वारा संपन्न होती है तथा कोएंजाइम ए का एक अणु मुक्त होता है, तब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में समावेशित हो जाते हैं। यह डीकार्बोक्सिलीकरण के 2 लगातार चरणों के रूप में होता है। इसके उपरांत एल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल तत्पश्चात सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। सिट्रिक अम्ल के बचे हुए चरणों में सक्सिनाइल कोएंजाइम में OAA जिसे क्या बोलते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में ऑक्सीकृत होकर चक्र को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिल अम्ल में के रूपांतरण के दौरान GTP का एक अणु का निर्माण होता है। ये हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है नीट में कि एक GTP का निर्माण कब होता है? जब सक्सिनिल अम्ल के रूपांतरण के दौरान होता है। जब सक्सिनिल कोएंजाइम A से क्या होता है? सक्सिनिल अम्ल का रूपांतरण हो रहा होता है, तब एक GTP बनता है। GTP सामान्यतः क्या होता है? GTP सामान्यतः ATP ही होता है। इसे क्रिया स्तरीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। इस युग्मित अभिक्रियाओं में GTP होता है, GTP में रूपांतरित हो जाता है तथा ATP से ADP का निर्माण होता है। चक्र में 3 स्थान ऐसे होते हैं जिसमें NAD+ तथा NADH+ का अपचयन होता है और एक स्थान पर FAD तथा FADH2 का अपचयन होता है। TCA चक्र द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम A को एंजाइम अम्ल के नियंत्रण ऑक्सीकरण हेतु ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के पुनः चक्रण की आवश्यकता होती है। जो चक्र का प्रथम सदस्य है, इसके साथ साथ NAD+ तथा FAD+ का NADH व FADH2 में क्रमशः पुनः उत्पाद होता है। अतः सांस की इस अवस्था के समीकरण के संक्षेप में निम्नवत लिखा जा सकता है। ये देखिए इसका समीकरण दिया गया है, इसको देखते हैं इसमें क्या बोल रही है एनसीईआरटी। ये देखिए ये क्या है? ये पायरुविक अम्ल है अपना। क्या है? पायरुविक अम्ल है। पायरुविक अम्ल में क्या हो रहा है? पायरुविक अम्ल में से 4 NAD+ जुड़ रहे हैं, प्लस FAD+ जुड़ रहा है, प्लस 2H2 जुड़ रहे हैं, प्लस ATP और इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़कर ये क्रिया कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में होती है। क्या बनता है? 3CO2 बनता है, 4 NADH बनता है, 4H+ बनता है, FADH2 बनता है, प्लस ATP बनता है। ये पायरुविक अम्ल से बन रहा है, ये देखिए। और ग्लूकोज से जब बनेगा तो यही क्रिया क्या हो जाएंगी? दोगुनी हो जाएंगी। अब तक हम देख चुके हैं कि TCA चक्र में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। NADH+H+ के 8 अणु, FADH2 के 2 अणु तथा 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि अभी तक सांस की चर्चा के दौरान न ही कहीं पर ऑक्सीजन तथा न ही कहीं पर ATP के बहुत सारे अणुओं का निर्माण की चर्चा हुई है। अब संश्लेषित NADH+H+ तथा FADH2 की क्या भूमिका होगी? हमें अब समझना होगा कि सांस में ऑक्सीजन तक की भूमिका तथा ATP का निर्माण कैसे होता है। आगे बढ़ने से पहले अब ये देख लेते हैं, ये क्रेब्स चक्र का दिया गया है।
क्रेब्स चक्र के बारे में क्या बोला है, ये देखिए क्या है, ये अपना पायरुवेट है। पायरुवेट से क्या बन रहा है, एसिटल कोएंजाइम ए बन रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक की क्या प्रक्रिया हो गई, लिंक रिएक्शन हो गई। लिंक रिएक्शन जब एसिटल कोएंजाइम ए ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से मिलता है तो क्या बनाता है, सिट्रिक अम्ल बनाता है, जो कितने कार्बन का होता है पूछेगा, 6 कार्बन का होता है। जब सिट्रिक अम्ल से क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बनता है, तो एक CO2 मुक्त होती है, ये देखिए CO2 मुक्त हो रही है, और एक NAD+ से NADH+ बनता है, और ये क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल बनता है, जो कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का होता है। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल से क्या बनता है, सक्सिनिल अम्ल बनता है। सक्सिनिल अम्ल बनता है, कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। जब सक्सिनिल अम्ल बनता है तो एक CO2 और मुक्त होती है, एक NADH+ का निर्माण होता है, और एक GTP का निर्माण होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलीकरण। इसके बाद सक्सिनिल अम्ल से क्या बनता है, मैलिक अम्ल बनता है, जो कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। जब सक्सिनिल अम्ल से मैलिक अम्ल बनता है तो एक FAD+ से क्या बनता है, एक FADH2 बनता है। इसके बाद जब मैलिक अम्ल से पुनः ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बनता है, OAA बनता है, तो क्या होता है, NAD+ से क्या बनता है, NADH+ बनता है। इस प्रकार एक क्रेब्स साइकिल में कितने NADH बन रहे हैं, एक क्रेब्स साइकिल में टोटल 3 NADH+ बन रहे हैं, या जिन्हें क्या बोलते हैं, NADH2 बोलते हैं। 3 NADH2 बन रहे हैं, और कितने FADH2 बन रहे हैं, FADH2 2 बनते हैं। यहीं पर दोनों FADH2 का निर्माण हो जाता है। FADH2 कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, और एक ये क्या बन रही है, एक ये GTP बन रही है। GTP सामान्यतः क्या होती है, ATP का ही रूप होता है। और कितनी CO2 मुक्त हो रही है, एक CO2 ये मुक्त हो रही है, एक ये, टोटल 2 CO2 मुक्त हो रही है। तो नीट में क्या क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक क्रेब्स साइकिल में क्या क्या होता है। प्रत्येक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 का निर्माण होता है, एक FADH2 का निर्माण होता है। FADH2 का निर्माण कितना होता है, एक होता है, 2 नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, एक होता है, एक होता है, और एक GTP का निर्माण होता है। 2 कैसे होगा, 2 होगा जब हम ग्लूकोज लेंगे तो 2 होगा। अभी हमने क्या लिया था, अभी हमने पायरुविक अम्ल लिया था। ग्लूकोज लेंगे तो ये जो क्रेब्स चक्र है ये 2 बार चलेगा। तब ग्लूकोज लेंगे तो क्या होगा, क्रेब्स चक्र 2 बार चलेगा। तो कितने ATP बनेंगे, एक में 3 बन रहे थे तो 2 में कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। इसी प्रकार एक FADH2 एक चक्र में बन रहा था तो 2 चक्र में कितने बन जाएंगे, 2 FADH2 बन जाएंगे, और 2 GTP बन जाएंगे। एक चक्र में कितनी CO2 मुक्त हो रही थी, एक चक्र में 2 CO2 मुक्त हो रही थी। जब हम ग्लूकोज लेंगे तो 2 चक्र चलेंगे, और कितनी CO2 मुक्त होगी, टोटल 4 CO2 मुक्त हो जाएंगी। कितनी CO2 मुक्त होगी, 4, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे NCERT क्या बोल रही है। अब आगे NCERT हमें क्या पढ़ा रही है, 1 मिनट। अब आगे NCERT इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अथवा ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण के बारे में बता रही है, जिसे क्या बोलते हैं, ETS, इसी को बोला जाता है। ETS का दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण। ETS के बारे में ये कहाँ पर होता है पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि ये कहाँ पर होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, मैट्रिक्स में नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में होता है, याद रखिएगा। इसके बारे में क्या बोल रही है, सांस प्रक्रिया के अगले चरण में इसमें होता क्या है, सबसे पहले संक्षेप में आपको बता देते हैं। इसमें होता है, जो हमने FADH2 और NADP बनाया, उनसे हमको क्या बनता है, इस प्रक्रिया के द्वारा हम उनसे ATP का निर्माण करते हैं। FADH2 से 2 ATP बनती हैं, और NADH2 से कितनी बनती है, 3 ATP बनती है। जो FADH2 NADH2 में ATP संचित है, ETS से उन्हीं को उनसे निकालकर ATP में कन्वर्ट किया जाता है। मेन ये है, याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट यही है। पढ़ते हैं, सांस प्रक्रिया के अगले चरण में NADH+, H+ तथा FADH2 में संचित ऊर्जा मुक्त व उपयोग में लाना है। यह तब संपादित होती है जब उनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा होता है तथा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है तथा पानी का निर्माण होता है। उपापचयी पथ, जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन का वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरना, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में संपन्न होता है। हाईलाइट कर लीजिए कहाँ पर होता है ये ETS, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये देखिए कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में टीसीए चक्र के दौरान एनएडीएच से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम एनएडीएच डीहाइड्रोजिनेज द्वारा ऑक्सीकृत होता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में उपस्थित यूबी क्विनॉन की ओर स्थानांतरित होता है। अब इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे, पहले एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। यूबी क्विनॉन अपचयी समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त करता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेकंड आता है, जो सिट्रिक अम्ल चक्र में सक्सीन के ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न होता है। अपचयित यूबी क्विनॉन, जिसे यूबी क्विनोल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर देता है और ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसे कॉम्प्लेक्स सेकंड में दिखाया गया है। साइटोक्रोम C एक छोटी प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। साइटोक्रोम C क्या होता है? एक छोटी प्रोटीन है जो कहाँ पर पाया जाता है? जो भीतरी झिल्ली की बाहरी सतह पर चिपका रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली की बाहरी सतह पर चिपका रहता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स सेकंड तथा कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण का कार्य करता है। जो साइटोक्रोम C होता है वो कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन भेजता है? वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है कॉम्प्लेक्स सेकंड से कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 के बीच। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और किसके रूप में काम करता है? गतिवाहक के रूप में, गतिशील वाहक के रूप में काम करता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, जिसमें साइटोक्रोम A3 तथा 2 तांबा केंद्र पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से उसमें 2 तांबा केंद्र पाए जाते हैं। जो अपना कॉम्प्लेक्स 4 होता है उसमें 2 तांबा केंद्र पाए जाते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलते हैं। ये भी नाम पूछा गया है। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 द्वारा गुजरते हैं, तब वे ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 से युग्मित होकर ADP व इनऑर्गेनिक फास्फेट से ATP का निर्माण करते हैं। इस दौरान संश्लेषित होने वाली ATP अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर करती है। NADH के एक अणु से ऑक्सीकरण से ATP के 3 अणुओं का निर्माण होता है, ऊपर बता चुके हैं आपको। जबकि FADH2 का एक अणु से ATP के 2 अणुओं का निर्माण होता है। जबकि सांस की ऑक्सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है, यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यावश्यक है। इसमें जो ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है वो सबसे लास्ट स्टेप में होती है, और कैसी होती है? सीमित भूमिका होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी ये प्रक्रिया होगी, भले उसकी भूमिका थोड़ी सीमित हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोल रही है एनसीईआरटी। क्योंकि यह पूरे तंत्र से हाइड्रोजन को मुक्त करती है। पूछेगा कि जो ऑक्सीजन होती है क्यों अत्यंत आवश्यक है? क्योंकि यह क्या करता है? ये पूरे सिस्टम से हाइड्रोजन को मुक्त करता है। हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन को मुक्त करता है और पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण के विपरीत, जहां प्रोटीन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फास्फोरिलीकरण के लिए होता है, सांस के इस प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीजन अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस कारण से हुई क्रियाविधि को ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहते हैं। ETS का दूसरा नाम होता है, क्या होता है? ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलीकरण। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? झिल्ली से जुड़े ATP संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे पिछले अध्याय में रसोपरासरणिक संकल्पना आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसे क्या बोलते हैं? कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसके द्वारा क्या होता था? जो ATP का निर्माण होता था, वही प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। आप इसे पिछले लेक्चर में आसानी से जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर इसको अच्छी तरह समझाया था, के आधार पर बताया गया है। जैसा कि पहले वर्णित है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 की सहायता से ATP के संश्लेषण में होता है। यह कॉम्प्लेक्स 2 प्रमुख घटकों F0 व F1 से बनता है। ये हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अगर आपको यह समझ में ना आए तो वहाँ जाकर आप इसे देख सकते हैं। F1 शीर्ष परिधि झिल्ली प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स है,
जहाँ पर अकार्बनिक फास्फेट जिसे इनऑर्गेनिक फास्फेट बोलते हैं तथा एटीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है। वैद्युत रसायन प्रोटॉन प्रवणता के फलस्वरूप 4H+ आयन अंतर झिल्ली अवकाश से F0 से होकर अधात्री की ओर गति करता है, जिससे एक एटीपी का संश्लेषण होता है। ये चित्र दिया गया है, ये चित्र भी देखेंगे। पहले ऊपर ये ETS का ये जो दिया गया है इसे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको आपको थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं। ETS में क्या होता है, टोटल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है, ये देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट दिया गया है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है FES बोलते हैं या इसी FMN बोलते हैं, ये लिखा गया FMN। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेकंड ये है, इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है यूबिक्विनोन या UQH आता है, या फिर यहीं पर आता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स SDH आता है। ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेकंड। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स थर्ड। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है। इसमें क्या कौन आता है, साइटोक्रोम B आता है, ये देखिए ये साइटोक्रोम B है। इसके बाद आता है कौन, साइटोक्रोम C, ये देखिए साइटोक्रोम C है। ये किस में आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड में आते हैं। इसके बाद ये देखिए लास्ट में दिया गया है कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए ये नीचे दिया गया है रेड कलर से, ये है अपना कॉम्प्लेक्स 4। इसमें क्या आता है, इसमें आता है साइटोक्रोम A और A3। ये देखिए साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये दोनों आते हैं। इसके साथ ये देखिए एक तांबा केंद्र पाया जा रहा है। इसके बाद ये लास्ट में जो आता है ये, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं। इसमें क्या आता है, F0 F1 कण आते हैं, ये ATP निर्माण में सहायता करते हैं। ऊपर के जो 4 होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में सहायता करते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ये 5 होता है ये क्या करता है, ATP के निर्माण में सहायता करता है। और ये देखिए यूबिक्विनोन जो है ये UQ, ये यूबिक्विनोन क्या करता है, ये चलायमान हाइड्रोजन वाहक होता है। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, ये देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, यहाँ से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ले जाकर कॉम्प्लेक्स थर्ड में देता है। यूबिक्विनोन के द्वारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड में पहुंचाए जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेकंड ये सेकंड है, तो कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचाता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में पहुंचाता है। वहीं पर आता है ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये देखिए ये दिया गया है ना, तो यहाँ से भी यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स थर्ड में पहुंचाता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड सेकंड ये वाला है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर ये नहीं था, ये यूबिक्विनोन था और ये कॉम्प्लेक्स सेकंड ये है। यहाँ से भी यूबिक्विनोन द्वारा इलेक्ट्रॉन किस में पहुंचाए जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड में पहुंचाए जा रहे हैं। इसके बाद आता है क्या, ये देखिए साइटोक्रोम C, ये देखिए साइटोक्रोम C है। ये कहाँ पर स्थित है, ये देखिए बताया था, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है और ये मैट्रिक्स है। और ये क्या हो गया, अंतर झिल्ली अवकाश हो गया। उसमें कहाँ पर स्थित है, अंतर झिल्ली में बाहर की ओर स्थित है। तो ये जो साइटोक्रोम C होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ये कहाँ पर, पहले तो पूछेगा कहाँ पर स्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में बाहर की ओर स्थित होता है। ये चलायमान इलेक्ट्रॉन वाहक होता है। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन देता है। ये देखिए कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जा रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 को ले जा रहा है। और ये CF0 कण होता है जो ये क्या करता है, ATP का निर्माण करवाता है। इस प्रकार आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ये देखिए ये भीतरी झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रियल की, वहाँ से 4H+ क्या होते हैं, जाते हैं, तब ATP और इनऑर्गेनिक फास्फेट अधात्री से मिलकर क्या बनाते हैं, ATP का निर्माण कर लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आगे NCERT ने पढ़ाया श्वसनीय संतुलित चार्ट। इसके बारे में क्या बोल रही है, प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु के बनने वाले प्राप्त शुद्ध ATP की गणना करना अब संभव है, किंतु वास्तविकता में यह एक सैद्धांतिक अभ्यास ही रह गया है। यह गणना कुछ निश्चित परिकल्पनाओं पर आधारित होती है, जिसके आधार पर हम इसे कर सकते हैं। कौन कौन सी कल्पनाएं हैं, यह एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पाथ है जिसमें एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होकर TCA चक्र तथा पथ ETS एक के बाद एक आते हैं। क्या बोल रही है NCERT, इसमें NCERT ने ये बोला है कि जो अभी तक हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, क्रेब्स चक्र पढ़ा और उसके बाद लिंक रिएक्शन पढ़े और उसके बाद ETS पढ़ा, तो बोल रहा है कि इसकी कल्पनाएं इसी पर आधारित हैं कि ये एक के बाद एक आती हैं, तभी ये माना गया है।
लेकिन ऐसा जबकि नहीं होता है। आगे बोल रहे एनसीईआरटी ग्लाइकोलाइसिस के संश्लेषित एनएडीएच माइटोकॉन्ड्रिया में आता है जहां उसका फास्फोरिलीकरण होता है। पथ का कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण के उपयोग में नहीं आते हैं। श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है, कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार पथ में किसी भी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं कर सकता है। तब ये स्टेप फॉलो होंगे तभी इतनी एटीपी का निर्माण होगा जो हम आपको बता चुके हैं। हालांकि इस प्रक्रिया की कल्पना सजीव तंत्र में वास्तव में तर्कसंगत नहीं होती है। सभी पथ एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ कार्य करते हैं। पथ में क्रियाधार आवश्यकता अनुसार बाहर तथा अंदर आ जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार एटीपी का उपयोग हो सकता है। एंजाइम की क्रिया की दर को अनेकों विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, फिर भी यह क्रिया करना उपयोगी है क्योंकि सजीव तंत्र में ऊर्जा का निष्कर्षण एवं संग्रहण हेतु इसकी दक्षता सराहनीय है। अतः ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 38 अणुओं का शुद्ध प्राप्ति होती है। अब हम किण्वन तथा ऑक्सीश्वसन की तुलना करेंगे। किण्वन में ग्लूकोज का ऑक्सीजन विघटन होता है जबकि ऑक्सीश्वसन में पूर्ण विघटन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। यह उनके अंतर बता रहा है। किण्वन में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल बनने के दौरान एटीपी के शुद्ध 2 अणुओं की प्राप्त होती है जबकि ऑक्सीश्वसन में बहुत अधिक एटीपी की अणुओं की जो प्राप्त होते हैं। किण्वन में NADH का NAD+ में ऑक्सीकरण मंद गति से होता है जबकि ऑक्सीश्वसन में यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। अब एनसीईआरटी बोल रही है एम्फीबोलिक पथ। जो श्वसन होता है एक एम्फीबोलिक पथ होता है। सांस के लिए ग्लूकोज अनुकूल क्रियाधार है जो श्वसन के सभी कार्बोहाइड्रेट उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दूसरे क्रियाधार भी सांस में प्रयोग किए जा सकते हैं किंतु तब वे सांस के चरण में उपयोग में नहीं आते हैं। चित्र 12.6 दिया गया है जिसमें विभिन्न क्रियाधार श्वसन पथ में क्या बोल रही है एनसीईआरटी उपयोग करते हैं। वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में विघटित होता है। अभी एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम दिया गया है इसको देखते हैं, पहले एनसीईआरटी रीडिंग कर लें। यदि वसीय अम्ल सांस के उपयोग में आता है तो वह पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए बनकर पथ में प्रवेश करता है। ग्लिसरेल पहले PGL बनता है जिसे पागल बोलते हैं में परिवर्तित होकर श्वसन पथ में प्रवेश करता है। प्रोटीन प्रोटीएज एंजाइम द्वारा विघटित होकर अमीनो अम्ल बनता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल विएमीनीकरण के बाद अपनी संरचना के आधार पर क्रेब्स चक्र के अंदर विभिन्न चरणों में प्रवेश करता है। चूंकि सांस के दौरान क्रियाधारक टूटते हैं अतः सांस प्रक्रिया परंपरागत अपचयी प्रक्रिया और श्वसन पथ श्वसनीय अपचयी पथ है। किंतु आप क्या इसे ठीक समझते हैं? ऊपर वर्णित है कि विभिन्न क्रियाधार ऊर्जा हेतु श्वसन पथ में कहाँ प्रवेश करती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसनीय पथ से अलग होंगे। अतः पथ में प्रवेश करने से पहले वसा अम्ल जब क्रियाधार के रूप में उपयोग में आते हैं तो श्वसनीय पथ में उपयोग में आने से पूर्व एसिटाइल कोएंजाइम में विखंडित हो जाते हैं। जब जीवधारी को वसा अम्ल का संश्लेषण करना होता है तो श्वसनीय पथ एसिटाइल कोएंजाइम में अलग हो जाता है। इसलिए वसा अम्ल के संश्लेषण तथा विखंडन के दौरान श्वसनीय पथ का उपयोग होता है। इस प्रकार से प्रोटीन के संश्लेषण व विखंडन के दौरान भी ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार विखंडन जो विघटन होता है की प्रक्रिया कम करता है। सजीवों में अपचयन कहलाती है तथा संश्लेषण उपचय कहलाती है। चूंकि श्वसन पथ में अपचय तथा उपचय दोनों ही चलते हैं, कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस दोनों साथ साथ श्वसन में चलते हैं, इसलिए इसे क्या बोल दिया जाता है? इसलिए इसे बोल दिया जाता है एम्फीबोलिक पथ कहना उचित होता है, ना कि इसे उपचय पथ बोलते हैं क्योंकि यह अपचयी व उपचयी दोनों प्रक्रियाएं इसमें भाग लेती हैं। कैटाबोलिक में क्या होता है? कैटाबोलिक में जटिल अणुओं से काटकर हल्के छोटे अणुओं का निर्माण होता है और एनाबोलिक में छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर जटिल अणुओं का निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ श्वसन में चलती हैं, इसलिए इसी को एम्फीबोलिक पथ बोल दिया जाता है। अब ये चार्ट दिया गया है, इसमें क्या बोल रही है? इसमें देखिए ये पहला क्या होगा, ये वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इसमें कभी कभी इसका क्रम पूछ लेता है। सबसे पहले क्या यूज करते हैं? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, उसके बाद क्या यूज करते हैं?
उसके बाद वसा ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद प्रोटीन सबसे लास्ट में ब्रेक डाउन होता है। इसमें देखिए जो अपना क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट सीधे सरल शर्करा द्वारा किसमें पहुंच जाता है, ग्लूकोज से क्या बनाता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में पहुंच जाता है और क्या बनाता है, पायरुविक अम्ल बनाता है। लेकिन वसा डायरेक्ट किस में नहीं जाता है, वसा से डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश नहीं करता है। वसा किस में टूटता है, वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में टूटता है, जिससे क्या बनता है, DHAP बनता है। DHAP बनने के बाद किस में जाता है, DHAP ये टूट जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में, यहाँ से प्रवेश कर सकता है। और दूसरा कहाँ से प्रवेश कर सकता है, वसाम्ल व ग्लिसरॉल सीधे क्या बना दें, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना दें, तो यहाँ से प्रवेश कर सकता है। ये 2 जगह से प्रवेश कर सकता है। वहीं पर जो प्रोटीन होता है अपना, प्रोटीन अमीनो अम्ल में पहले टूटता है और कहाँ चेंज हो जाता है, पायरुविक अम्ल में चेंज होता है। इस प्रकार ये आगे बनाकर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है और क्रेब्स चक्र में पहुँच जाता है। ये बोल रही है NCERT। आगे बढ़ते हैं, आगे किसके बारे में पढ़ाया NCERT ने, आगे NCERT ने सांस गुणांक के बारे में पढ़ाया है। अब सांस के दूसरे पक्ष को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीश्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग में ली गई ऑक्सीजन का अनुपात को सांस गुणांक RQ या श्वसन अनुपात बोला जाता है। इसका सूत्र याद रखिएगा। कभी कभी क्या करता है, एक रिएक्शन दे देगा और पूछेगा इसका RQ बताओ, तो RQ का मान क्या होता है, मुक्त हुई CO2 का आयतन होता है प्लस उपयोग में लाई गई O2 का आयतन होता है। ये दोनों का अनुपात मिलाकर क्या बनाता है, RQ बनाता है। सांस गुणांक सांस के दौरान उपयोग में आने वाली श्वसनीय क्रियाधार पर निर्भर करता है। जब कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के रूप में आकर पूर्ण ऑक्सीकृत हो जाता है तो सांस गुणांक 1 होगा। ये किसके बारे में बोल रहा है, तब ग्लूकोज का हम श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका RQ का मान कितना होता है, 1, क्योंकि समान मात्रा में CO2 व O2 क्रमशः मुक्त होती है एवं उपयोग में लाई जाती है, जैसा कि समीकरण में दिखाया गया है। यह देखिए समीकरण है, यहाँ पर देखिए 6CO2 बन रही है और 6 CO2 बन रही है। जब 6 CO2 रखते हैं और 6 CO2 रखते हैं तो इनको जब भाग देते हैं तो क्या आता है, इनका अनुपात 1 आता है। वहीं पर यह दिया गया है किसका, यह दिया गया है ट्राईपाइमेटिक एसिड का, ट्राईपाइमेटिक वसा बोलते हैं, इसका दिया गया है। इसका RQ का मान कितना होता है, इसका RQ का मान 0.7 होता है। यह रिएक्शन दी गई है, याद रखिएगा। जब वसा सांस में प्रयुक्त होती है तो उसका RQ मान 1 से कम होता है, कितना होता है, 0.7 होता है। वसा अम्ल ट्राईपाइमेटिक के रूप में उपयोग में आता है तथा इसकी गणना निम्नवत होती है। अब जब प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयोग होता है तो उसका अनुपात कितना आता है, 0.9 आता है, या फिर बोल सकते हैं 1 से कम आता है, के लगभग होता है। आगे NCERT बोल रही है, यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर 1 से अधिक होते हैं, किंतु शुद्ध प्रोटीन व शुद्ध जो वसा होती है श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। NCERT क्या बोल रही है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार बहुत हो सकते हैं, 1 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध प्रोटीन और शुद्ध वसा है ये कभी भी क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये चेंज करके प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कभी शुद्ध वसा और शुद्ध प्रोटीन क्रियाधार के रूप में प्रयोग नहीं होते हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार ये चैप्टर लगभग हमने 1 घंटा 10 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आप क्या करिएगा, इसके बाद आप PYQ क्वेश्चन कीजिएगा, तो आपके सारे PYQ क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि हमने लाइन टू लाइन इसको पूरा कवर कराया है। ये थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा समझने में टाइम ज़्यादा यूज कर लिया है। तो आप इस लेक्चर को आसानी से देखिएगा एक बार और अपने NCERT में हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद आप NCERT एक बार पढ़ के अपनी PYQ क्वेश्चन कीजिएगा, आपके सारे PYQ क्वेश्चन एकदम आसानी से हो जाएंगे, कोई भी आपका PYQ क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपको यदि ये लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए ये लेक्चर आज यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।